एवरीवन। तो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को वन शॉट में कवर करेंगे, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का है। तो बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द प्राइमरी एंड द मोस्ट यूनिवर्स मेजर फॉर ऑल काइंड वर्क बाय ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। एनर्जी क्या एक प्रकार की प्राइमरी और मोस्ट यूनिवर्सल मेजरमेंट है सभी काइंड ऑफ वर्क जो कि ह्यूमन बीइंग नेचर में करता है। अगर हम एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो एनर्जी रिसोर्स बहुत प्रकार से होती है। अगर हम बेस्ड ऑन यूजिबिलिटी की बात करें तो 3 प्रकार की होती है: प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी। वहीं बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल यूज की बात करें तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आता है। वहीं बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म अवेबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आता है। ठीक उसी तरह बेस्ड ऑन कमर्शियल एप्लीकेशन की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं: कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। वहीं बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात करें तो फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियस, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर और विंड, ये भी क्या है? बेस्ड ऑन ओरिजिन है। तो इस प्रकार से एनर्जी रिसोर्स जो है वो कैटेगराइज होता है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए प्राइमरी एनर्जी क्या होती है। प्राइमरी एनर्जी जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, हार्ड कोल, नेचुरल गैस लिक्विड, ये सब क्या है? प्राइमरी एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। और एक होता है वेस्ट, ठीक। फिर एक होता है विंड, जियोथर्मल, बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक, यानी कैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक, ये बताया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है इन एनर्जी की। तो पहला आता है क्रूड ऑयल, हार्ड कोल, नेचुरल गैस लिक्विड को हम क्या कर, जैसे कि ये किससे प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से, जो कि फ्यूल और गैस का मैन्युफैक्चरिंग करता है। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड से। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन हमको ये बताता है कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल, अब देखिए वेस्ट क्या है? वेस्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट को वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट होता है अगर कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का। और विंड, जियोथर्मल, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इससे हम बाई फ्यूल ईटीसी बनाते हैं। ठीक, तो इस तरह से एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल सोर्स, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं: कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। वहीं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो जिसमें आता है बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। इस किस में आता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स में कमर्शियल होता है, एक होता है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मतलब जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये कमर्शियल में आता है। नॉन कमर्शियल मतलब जैसे कि फायरवुड, स्ट्रेस, डाई, ड्रे, ये सब किस में आते हैं? नॉन कमर्शियल में आते हैं। तो एनर्जी बहुत प्रकार से डिवाइड होती है। तो अगर हम बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज की बात करें तो 2 प्रकार में होते हैं: कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स का 2 प्रकार होता है: कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। वही नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो होता है जैसे कि बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कैटेगरी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, इस कैटेगरी में आता है। उसी तरह हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है: एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब जिसका हम बार बार बना सकें, जिसको हम बार बार यूज कर सकें, यानी मैनी टाइम यूज, वी कैन यूज मैनी टाइम, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलेंगे। जैसे कि सोलर को आप हाइड्रो एनर्जी से बनता है, यानी सोलर को आप हाइड्रो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हाइड्रो एनर्जी को आप सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, इनको हम बना सकते हैं। वहीं जियोथर्मल एनर्जी को हम टाइडल एनर्जी में और टाइडल एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तो विंड को बायोमास, विंड से हम बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, बायोमास से विंड। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका हम इस्तेमाल कर सके बार बार, जैसे कि सोलर हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी, विंड और बायोमास। ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जिसका हम इस्तेमाल बार बार करते हैं और वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, जिसका हम यूज मेनी टाइम कर दें, वो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ। वहीं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। देखिए पेट्रोलियम किससे मिलता है? न्यूक्लियस से मिलता है। वहीं नेचुरल गैस किससे मिलता है? कोल से मिलता है। तो ये क्या? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये खत्म होने के कगार पर है। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स।
तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी जो होता है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, एक होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी में आता है डायरेक्ट सोलर एनर्जी कैटेगरी में आता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी की कैटेगरी में आता है बायोमास, विंड एंड हाइड्रो पावर। ठीक उसी तरह नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आता है जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एंड टाइडल एनर्जी। किसमें आता है? नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की क्या अवेलेबिलिटी है। तो देखिए, इन इंडिया 71% ऑफ इनिशियल इंस्टॉल पावर इन इंडिया 71% ऑफ इंस्टॉल पावर कैपेसिटी इज थर्मल। मतलब कि 71% ऑफ इंस्टॉल पावर जो है उसका कैपेसिटी थर्मल एनर्जी लेता है, और अबाउट 12% ऑफ हाइड्रो पावर लेता है। वहीं 15% जो होता है 15% इज अदर रिन्यूएबल सोर्स लेते हैं, और अबाउट 2% न्यूक्लियर पावर प्लांट लेता है। क्या लेता है? अवेलेबिलिटी लेता है रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कितना पाया जाता है? तो 15% पाया जाता है। सोलर एनर्जी क्या होता है? सोलर एनर्जी को आप पता ही चल गया कि सोलर एनर्जी मतलब इट रिफर टू द एनर्जी कॉल्ड फ्रॉम द सनलाइट विच इज द अनएग्जॉस्टिबल क्लियर एंड बेसिक सोर्स ऑफ ऑल अदर एनर्जी। यानी ये एनर्जी जो होती है वो सनलाइट से ली जाती है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, जो कि क्लियर और बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बेसिक सोर्स ऑफ ऑल अदर एनर्जी है। ठीक, सोलर एनर्जी मतलब जो हम एनर्जी को ले विद द हेल्प ऑफ सन, यानी वी कैन यूज द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, देन इट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक, सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम डायरेक्टली सन से लेते हैं। ठीक, अब देखिए, इट प्रोवाइड एनर्जी बाय प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर। इसमें देखिए सोलर एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक, सोलर एनर्जी कैन बी यूटिलाइज थ्रू द टू डिफरेंट रूट्स सच एज। सोलर एनर्जी दो डिफरेंट रूट को फॉलो करता है। पहला है कि सोलर थर्मल रूट, दूसरा है सोलर फोटोवोल्टाइक रूट या सोलर इलेक्ट्रिक रूट। दो रूट को ये फॉलो करता है, एक होता है सोलर थर्मल रूट, एक होता है सोलर फोटोवोल्टाइक रूट या सोलर इलेक्ट्रिकल रूट। दो थर्मल रूट को कौन फॉलो करता है? सोलर एनर्जी। एक होता है सोलर थर्मल रूट, एक होता है सोलर फोटोवोल्टाइक रूट। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी क्या होती है। तो विंड एनर्जी क्या है? इट इज बेसिकली हार्सनेस ऑफ विंड पावर टू प्रोड्यूस। ये होता है बेसिकली हार्सनेस ऑफ विंड पावर टू, यानी विंड के पावर के हार्सनेस से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, वो विंड एनर्जी कहलाता है। विंड एनर्जी मतलब जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू, जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो विंड की होती है, यानी मूवमेंट ऑफ, जब कोई विंड का टरबाइन मूवमेंट करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग विंड टरबाइन। देखिए, विंड टरबाइन की बात किया गया है, तो यही क्या है, विंड एनर्जी कैसे जनरेट होता है। तो जैसे कि विंड टरबाइन रोटेट करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। काइनेटिक एनर्जी के जनरेट होने से वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज अबाउट 45,000 मिली वॉट। मतलब इतना मिली वॉट को इंडिया में ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। कितना? 45,000 मिली वॉट। एशिया लार्जेस्ट विंड फार्म इज लोकेटेड इज मपुदाल इन तमिलनाडु। एशिया का सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में है, मपुदाल में। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी क्या होता है? टाइडल एनर्जी इज काज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून से ही टाइडल एनर्जी उत्पन्न होती है। इट इज फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ टाइड इनटू इलेक्ट्रिक। एक प्रकार का हाइड्रो पावर होता है जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इट्स पोटेंशियल इज 8,000 से 9,000 मिली वाट। इसकी पोटेंशियल कितनी होती है? 8,000 से 9,000 मिली वाट होती है। उसी तरह बात करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? तो देखिए, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया हूँ कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वार्म और सरफेस वाटर में क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसी से
इसी से ये उत्पन्न होता है। यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है उसमें हम टेम्परेचर के डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यही लिखा है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इट मेक्स यूज द टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट बिटवीन द वार्म वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशियन एंड वार्म एट द डेप्थ। यानी वार्म वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशियन और वार्म वाटर एट इट्स डेप्थ के टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं हम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में। दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑफ रेंज ऑफ अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसका रेंज 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि सफिशियंट होता है टू वेपोराइज वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक, जो कि वेपोराइज करता है वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक अमोनिया एंड प्रोपेन etc। अब हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। तो जियोथर्मल एनर्जी मतलब इट इज़ फाउंड ट्रैप्ड इन द अर्थ क्रस्ट एट द डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर। जियोथर्मल मतलब कि ये अर्थ क्रस्ट मतलब कि अर्थ क्रस्ट से जियोथर्मल एनर्जी होता है। कैसे होता है? तो इट इज फाउंड ट्रैप्ड इन अर्थ क्रस्ट एट डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग गैसर्स etc। ठीक, कैसे यहाँ कहाँ फाउंड होता है? अर्थ क्रस्ट के ट्रैप में, ट्रैप्ड इन अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जिसका डेप्थ कितना होना चाहिए? 10 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि फॉर्म करे हॉट स्प्रिंग को या गैसर्स को। द geothermal potential of India is primarily located along the Himalaya, about 250 hot spring at the temperature range is 19 से 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम बात करते हैं बायो एनर्जी की। अब देखिए बायो एनर्जी क्या है। अंडर बायो एनर्जी बायोमास इज रिगार्डेड एज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल। बायो एनर्जी क्या है? बायो एनर्जी एक प्रकार का, देखिए अंडर बायो एनर्जी बायोमास रिग्रेटेड एट द पोटेंशियल सोर्स ऑफ, यानी एक प्रकार का पोटेंशियल सोर्स होता है बायोमास जो होता है। बायो एनर्जी में जो बायोमास होता है एक प्रकार का पोटेंशियल सोर्स होता है रिन्यूएबल एनर्जी का। ये डिराइव हुआ है फ्रॉम न्यूमेरियस सोर्स इंक्लूडिंग बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द वुड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये डिराइव हुआ है न्यूमेरियस सोर्स जो कि बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि यानी ये डिराइव हुआ है न्यूमेरियल सोर्स, मतलब कि बहुत से सोर्स से ये डिराइव हुआ है, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं बाई प्रोडक्ट जो कि फॉर्म करता है वुड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर क्रॉप में, और रॉ मटेरियल जो कि फॉर्म करता है फॉरेस्ट में। बायो गैस इज मेनली मीथेन। मीथेन का परसेंट कितना होना चाहिए बायोगैस में? तो 55 से 65% होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 35 से 40% होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है इसका इस्तेमाल हम ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पावर जैसे कि चारकोल, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम etc। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जिसका हम ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पावर में इस्तेमाल करें। ठीक, यानी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। वही नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिसेंट, मतलब कि देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जिसका हम ट्रेडिशनली सोर्स है एक प्रकार का, मतलब कि ये बहुत पुराने समय से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये अभी रिसेंटली डेवलप सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहाँ से की जाती है? तो फ्रॉम सन से, विंड से, वाटर, टाइड और जियोथर्मल etc से ये प्रोड्यूस की जाती है। देखिए कन्वेंशनल सोर्स जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है, वहीं नॉन कन्वेंशनल सोर्स रिन्यूएबल होता है। ये जनरेशन करता है एनर्जी को, जिसमें देखिए कन्वेंशनल सोर्स में एनर्जी का जनरेशन एक्सपेंसिव होता है, वहीं नॉन कन्वेंशनल सोर्स में एनर्जी जो होता है वो चीपर होता है। ये कॉज करता है लार्ज पोल्यूशन, कौन? कन्वेंशनल सोर्स। वहीं नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है वो इको फ्रेंडली होते हैं या इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अब देखिए एक टॉपिक इसमें बचा है, उसको मैं बाद में कराऊंगा, जो कि है सोलर सेल के बारे में है, तो उसको मैं बाद में कराऊंगा। अब हम यूनिट नंबर 2 पर स्विच करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 पर आते हैं तो सबसे पहले आता है सोलर रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन होता क्या है? तो रेडिएशन क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी जिसमें हम ट्रांसफर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रेवल करे स्पीड ऑफ लाइट से। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली, जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक,
यानी रेडिएशन क्या है, एक प्रकार का जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट, उसी का नाम होता है रेडिएशन। अब देखिए, द टाइम इट टेक लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, जो टाइम टेक करता है सन, यानी कितना टाइम लगता है सन से अर्थ में, वो है 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी सन से रे जो है, सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, जो हीट ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, उसको हम ट्रेवल कर सकते हैं एम्प्टी स्पेस पे। एनी बडी एबव द टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 डिग्री 270 डिग्री 270 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस रेडिएट एनर्जी टू दियर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो होता है, वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन, देखिए बहुत प्रकार के वेव होते हैं, जैसे कि होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, फिर उसके बाद एक्स रे, फिर गामा रे। तो इनका देखिए यहाँ पर अगर आप रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, वहीं अगर आप गामा रे पर जाएंगे तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में होती है, गामा रे में, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम किस में होगी, तो रेडियो वेव में, या शॉर्ट वेव जिसको बोलते हैं। शॉर्ट वेव, अल्ट्रा शॉर्ट वेव का मतलब रेडियो वेव की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर यही लिखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यही होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्स रे, गामा रे, ये सब किस में आते हैं, यही है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम। अब जानते हैं कि लेमडा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, तो यहाँ पर गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा और शॉर्ट वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ये देखिए एनर्जी आउटपुट वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बना है। तो यूवी, ये देखिए सोलर रेडिएशन कहाँ से आता है, यूवी और नियर IR के ऊपर वाला जो पोर्शन है यही सोलर रेडिएशन है। ये अर्थ रेडिएशन है जो कि 300 केल्विन होता है, और ये मतलब कि ये जो अल्ट्रा वायलेट्स और नियर IR के बीच का जो रेडिएशन है यही सोलर रेडिएशन होता है, ठीक। अब देखिए सोलर रेडिएशन जो है, सोलर रेडिएशन ऑफन कॉल्ड द सोलर सोर्स ऑफ, सोलर रेडिएशन को हम सोलर सोर्स बोलते हैं। जस्ट सनलाइट इज जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी सोलर रेडिएशन एक प्रकार का क्या है, सोलर रिसोर्स है जो कि जनरल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इमिटेड बाय सन। सोलर रेडिएशन कैन बी कैप्चर एंड टर्न इनटू यूजफुल, सोलर रेडिएशन को हम कैप्चर करते हैं और टर्न करते हैं यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है सोलर रेडिएशन का कि एवरी लोकेशन ऑफ अर्थ रिसीव सनलाइट एट लीस्ट पार्ट ऑफ ईयर, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिच वन स्पॉट ऑन द अर्थ सरफेस वेरी। देखिए सोलर रेडिएशन जो रीच करती है अर्थ सरफेस पे वो वेरी किस किस कारण करती है, तो पहला है कि जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण ये वेरी करती है रेडिएशन, टाइम ऑफ डे के हिसाब से रेडिएशन वेरी करता है सोलर रेडिएशन, सीजन के हिसाब से वेरी करता है सोलर रेडिएशन, लोकल लैंड स्पेस से और लोकल वेदर से के कंडीशन से सोलर रेडिएशन जो होता है वो वेरी करता है अर्थ सरफेस पर। अब देखिए बिकॉज ऑफ अर्थ इज राउंड द सन स्ट्राइक द सरफेस एट डिफरेंट एंगल, अर्थ जो होता है वो राउंड करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है राउंड करता है सन का, ठीक, डिफरेंट एंगल बनाता है 1 से 90 डिग्री, अगर 0 से 90 डिग्री, 0 to 90, 0 अगर है तो एबव द हॉरिजन है, 90 डिग्री है तो डायरेक्ट ओवरहेड है। अर्थ इज राउंड फ्रिजाइल पोलर रीजन, जो अर्थ है वो राउंड करता है फ्रिजाइल पोलर रेडिएशन, गेट एट हाई सम, पोलर रेडिएशन पे सबसे ज़्यादा सन पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द टाइटल एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण ऐसा होता है कि इसमें सन हाई होता है। दिस एरिया रिसीव नो सन एट ऑल ड्यूरिंग पार्ट ऑफ ईयर,
ये एरिया के पास कोई सन नहीं होता एट ऑल ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ईयर। यानी अगर अर्थ राउंड करता है, ठीक, टिजिट पोलर रीजन में, तो वहाँ पर हम क्या पाते हैं, गेट ए हाई सन। क्यों ऐसा पाते हैं? बिकॉज ऑफ टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन, टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण, ठीक। यानी अगर टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन करेगा तो वहां पर हम हाई सन पाएंगे। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलेक्ट्रिकल। अब हम जानते हैं कि अर्थ जो होता है वो रिवॉल्व करता है सन को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे, एंड इज क्लोज टू सन ड्यूरिंग पार्ट ऑफ ईयर, और ये क्लोज होता है सन के ड्यूरिंग पार्ट ऑफ ईयर। सन नियरर द अर्थ रिसीव द लिटिल मोर सोलर एनर्जी। जो सन रिसीव होगा, जो कि अर्थ, जो सन नियर होगा अर्थ से, उसमें लिटिल मोर सोलर, उसमें सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी। व्हेन इट इज द सन समर, जब समर होता है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द नॉर्थर्न। देखिए समर में, व्हेन इट इज समर, समर होता है तो उसमें साउथर्न हेमिस्फीयर पर रहता है, ठीक। वहीं विंटर में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर रहता है। कौन? सन रहता है। अगर सन नियरेस्ट, अगर सन नज़दीक रहेगा अर्थ के, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी। इसीलिए गर्मियों में देखते हैं कि सोलर साउथर्न हेमिस्फीयर पर रहता है, इसीलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और विंटर में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर चला जाता है। अब हम जानते हैं कि 23.15 डिग्री टिल्ट होता है अर्थ एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मोर सिग्निफिकेंट फैक्टर। इतने अक्षांश डिग्री से एक्सिस ऑफ अर्थ रोटेट करता है, ठीक। कितना? 23.5 डिग्री टिल्ट करता है अर्थ एक्सिस से, ऑफ रेडिएशन इज मोर सिग्निफिकेंट। ये मोर सिग्निफिकेंट होता है फैक्टर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, मतलब कि जो ये एक्सिस से रोटेट करता है, ये भी एक प्रकार का मोर सिग्निफिकेंट फैक्टर है। किसको डिटरमाइन करने के लिए? अमाउंट ऑफ सनलाइट जो कि स्ट्राइकिंग करती हैं अर्थ पर एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन एंड डायरेक्ट करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है ये, कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है एंड डायरेक्ट करंट क्या होता है, ठीक। तो डिफ्यूजन एंड डायरेक्ट करंट की बात करें तो एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर सम ऑफ द एब्जॉर्बर स्कैटर एंड रिफ्लेक्टेड बाई। अगर कोई सनलाइट पास करती है किसी एटमॉस्फेयर पे, तो वो कुछ क्या करती है, कहीं एब्जॉर्ब कर सकती है, कहीं वो एब्जॉर्ब करती है, कहीं स्कैटर हो जाती है, कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी एयर मॉलिक्यूल से, वाटर वेपर से, क्लाउड से, डस्ट से, पोल्यूशन से, फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनो से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन सोलर रेडिएशन। डिफ्यूजन सोलर रेडिएशन मतलब कि जब सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पर फॉल नहीं करता है, वो किसी एटमॉस्फेयर, एयर मॉलिक्यूल, वाटर, क्लाउड, डस्ट से किसी से टकराता है, फिर उसके बाद स्कैटर करता है। यानी डायरेक्ट रेडिएशन नहीं मिलता हमको, वो वहाँ पर क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब करता है, स्कैटर करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसी एयर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर, क्लाउड, डस्ट, पोल्यूशन इटीसी को। तो उसको हम डिफ्यूजन सोलर रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। वहीं डायरेक्ट रेडिएशन क्या होता है? द सोलर रेडिएशन दैट रीच द अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग डिफ्यूज इज कॉल्ड डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। यानी जो सोलर रेडिएशन है जो कि रिसीव किया जाता है अर्थ सरफेस से विदाउट बीइंग डिफ्यूज, उसको हम डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन, मतलब कि जो डायरेक्टली हमको सन से मिलता है रेडिएशन, बिना स्कैटरिंग के, बिना रिफ्लेक्टेड के, बिना एब्जॉर्बर के, वो होता है डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। अब देखिए, सम ऑफ डिफ्यूज एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को ही हम ग्लोबल सोलर रेडिएशन बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर कंडीशन जो होता है उसको कैन रिड्यूस डायरेक्ट बीम रेडिएशन बाय 10% ऑन क्लियर ड्राई डे। यानी जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्ट बीम रेडिएशन से बाय 10% ऑन क्लियर ड्राई डे एंड बाय 100% ड्यूरिंग थिक एंड क्लाउडी डे। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ सोलर एनर्जी आर टिपिकली एक्सप्रेस एज द टोटल रेडिएशन ऑन द हॉरिजॉन्टल से। अगर हमको मेजरमेंट करना है सोलर एनर्जी को, और ठीक, अगर हमको मेजरमेंट करना है सोलर एनर्जी को, तो वो टिपिकली एक्सप्रेस किया जाता है टोटल रेडिएशन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस और द टोटल रेडिएशन ऑन सरफेस ट्रैकिंग द सन। इससे हम इसको मेजरमेंट करते हैं। द रेडिएशन डाटा फॉर सोलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो रेडिएशन डाटा होता है फॉर सोलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एट किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किसको? रेडिएशन डाटा को किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ सोलर एनर्जी में आल्सो बी एक्सप्रेस एज
वाट पर स्क्वायर मीटर। डायरेक्ट एस्टिमेट सोलर एनर्जी को भी हम एक्सप्रेस करते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर की टर्म में। रेडिएशन डाटा फॉर सोलर वाटर हीटिंग एंड स्पेस हीटिंग सिस्टम आर यूजली रिप्रेजेंटेड एट ब्रिटिश थर्मल यूनिट स्क्वायर फुट। यानी रेडिएशन डाटा फॉर सोलर वाटर हीटिंग एंड स्पेस हीटिंग सिस्टम को हम यूजली रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर स्क्वायर फुट। अब हम बात करते हैं सोलर के स्ट्रक्चर की। सोलर के स्ट्रक्चर की बात करें तो सन इज द फ्यूजन रिएक्शन स्मेश एटम ऑफ द हाइड्रोजन इनटू अदर। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो सन में हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक। तो सन इज ए फ्यूजन रिएक्टर, जिसमें फ्यूजन रिएक्टर होता है। इसमें एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है वो इनटू अदर एटम एंड मेक न्यू हैवियर। मतलब कि जब दो या दो से अधिक छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक हैवियर एलिमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से ब्रांच ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सोलर के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करें और वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। तो सोलर में सोलर रेडिएशन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अब ये जान जाइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाया और इसमें लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई। अब हम बात करते हैं फोटोस्फीयर क्या होता है, कन्वेंशनल जोन क्या होता है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर क्या होता है, कोनोरा क्या होता है, कोर क्या होता है, रेडिएशन जोन क्या होता है। तो फोटोस्फीयर क्या है, विजिबल पार्ट ऑफ द सन वी सी ऑल द टाइम। विजिबल पार्ट ऑफ सन होता है जिसको हम हमेशा देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का परसेंट 90 होता है, हीलियम का परसेंट 10 होता है। दिस इज वेयर 600 केल्विन टेम्परेचर कम, जिसमें 6000 केल्विन 6000 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होता है। पार्टिकल ऑफ द लाइट फ्रॉम द एटम अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन इनर मोस्ट लेयर नोन एज कोर। जो पार्टिकल ऑफ लाइट होते हैं वो फॉर्म करते हैं एटम को, जो कि अंडर गोइंग करता है न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन इनर मोस्ट लेयर को, जिसका नाम होता है कोर। तो कोर क्या है, कोर आपको अब समझ में आ गया होगा। द कोर ऑफ द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जो कोर होता है सन का, वो सोर्स होता है सभी एनर्जी का। द कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर, इसमें हाई टेम्परेचर होता है। एंड द मटेरियल इज कंपोज ऑफ वेरी डेंस ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। इनर मोस्ट लेयर को ही हम कोर बोलते हैं, सन के इनर मोस्ट लेयर को ही कोर बोलते हैं। तो कोर में क्या होता है, कोर में हाई टेम्परेचर होता है और ये एंड द मटेरियल इज कंपोज ऑफ वेरी डेंस, और ये मटेरियल जो है कंपोज किया जाता है बहुत वेरी डेंस स्ट्रक्चर से ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। अब हम बात करते हैं रेडिएशन जोन की। तो रेडिएशन जोन क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन कोर टू द रीजन दैट हैज सराउंडेड इट इज डन बाय ट्रांसफरिंग इट बाय रेडिएशन। यानी जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द सन कोर से टू द रीजन दैट इज सराउंडेड बाय द ट्रांसफरिंग द रेडिएशन, उसका नाम होता है रेडिएशन जोन। तो रेडिएशन जोन क्या है, दिस इज हाउ इट ट्रेवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द आउटर रीजन हैज द नेम रेडिएशन जोन। मतलब रेडिएशन जोन मतलब ये कह सकते हैं जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द सन कोर से टू द रीजन जहाँ पर सराउंडेड इट कैन बी डन बाय ट्रांसफरिंग इट बाय रेडिएशन पर, इसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी। रेडिएशन जोन मतलब कहाँ से कहाँ तक ये लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक ये सन का रेडिएशन जो है वो किसके किसके जोन में आता है, तो वही रेडिएशन जोन बताता है, ठीक है। यानी मतलब कि ट्रेवल फ्रॉम सेंटर ऑफ द, मतलब कि रेडिएशन जोन ये बताता है कि जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द सन कोर से टू द रीजन दैट सराउंडेड इट कैन बी डन बाय द ट्रांसफरिंग इट बाय रेडिएशन। रेडिएशन के ट्रांसफ़र करने से ही रेडिएशन जोन बनता है, बस यही बताया गया इसमें, ठीक। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल जोन क्या होता है। कन्वेंशनल जोन मतलब द एनर्जी ट्रांसफर बाय रेडिएशन सो डाउन considerably the atom are heated up by absorbing the and rising through the conventional zone bringing the energy toward the surface। कन्वेंशनल जोन मतलब जिसमें हम ट्रांसफ़र करें एनर्जी को बाय द रेडिएशन, जो कि स्लो डाउन हो, जो कि धीरे धीरे कम होने लगे, वो कन्वेंशनल जोन में आता है। फोटोस्फीयर को तो अभी बता ही दिया हूँ मैं। फोटोस्फीयर मतलब also name apparent surface to the sun when we burn a sun
व्हेन वी ऑब्जर्व, अगर हम सन को ऑब्जर्व करते हैं, देयर विल बी डेप्थ पास विच इज डेंसिटी ऑफ गैस बिकम्स, जिसमें डेंसिटी ऑफ गैस बहुत ज़्यादा हाई होती है, डैट वी कैन नॉट, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो किस में आता है, फोटोस्फीयर पे आता है। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, द क्रोमोस्फीयर इज द लेयर एबव द फोटोस्फीयर, जो फोटोस्फीयर के अबव लेयर होता है उसका नाम होता है क्रोमोस्फीयर, विथ है वेरी लो, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब कोरोना क्या होता है, तो कोरोना क्या है, इट इज़ द बिगेस्ट एंड द लिस्ट डेंस स्ट्रक्चर होता है ऑफ द सन एंड इट सराउंडेड, इट कंपोज ऑफ प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा का बना होता है, यानी बिगेस्ट लिस्ट डेंस स्ट्रक्चर होता है सन का, जो कि सराउंडेड होता है या कंपोज ऑफ होता है प्लाज्मा का। स्पेसिंग फ्रॉम द सन, और जो स्पेसिंग होता है सन से टू रीच 10,000 केल्विन, 10 लाख केल्विन, 10 लाख केल्विन, बट द डेंसिटी इवन लोअर देन द क्रोमो, लेकिन डेंसिटी इसमें क्या होती है, कम होती है क्रोमोजोम से। तो यहाँ पर यही बताया गया है। देखिए ये सन का कोर है, ठीक, ये क्रोमोजोम है, ये कोरोना का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सब पूरा जो है, ठीक है, ये रेडिएशन जोन है, ये कोरोना है, ये कन्वेंशनल जोन है, ठीक। अब देखिए ये इंटरनल, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सब लिखा है कि कोर ये है, यहाँ पर सन का स्प्लॉट है, ये फोटोस्फीयर है, ठीक। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सब सरफेस फ्लो है, ये फ्लैट है, ये क्रोमोस्फीयर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर कोरोना होल है, यहाँ पर प्रोमिनेंस है, ये कन्वेंशनल जोन है, ये रेडिएशन जोन है, ये वाला पोर्शन, और ये नीचे वाला कोर है। तो ये समझ गए होंगे, ये डायग्राम है। अब देखिए सन अर्थ का रिलेशनशिप, जैसे कि सन का डायमीटर होता है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, वही डायमीटर ऑफ अर्थ होता है 1.27 इंटू 10⁻⁻1.27 इंटू 10⁻7 मीटर, और डिस्टेंस इसमें कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। अब देखिए जो अर्थ होता है वो रिसीव करता है ऑलमोस्ट ऑल इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, जो अर्थ है वो पूरी ऑल इट्स एनर्जी को रिसीव करता है फ्रॉम द सन रेडिएशन। द अर्थ रोटेट अबाउट द फिक्स्ड प्लेन एंड टिल्टेड, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो फिक्स्ड प्लेन पर रोटेट करता है, वो टिल्ट करता है 23.5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस अराउंड द सन। अब देखिए अर्थ नीड 23 आवर 56 मिनट टू कंप्लीट वन टूर, एक रोटेशन कंप्लीट करने में 13 घंटा 56 मिनट लगता है, और वन साइड रियल पीरियड अराउंड द सन। सन आल्सो मस्ट डोमिनेट इन्फ्लुएंस द चेंजिंग क्लाइमेट, देखिए सन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ वेरियस लोकेशन को और अर्थ एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर को। कौन, सन। अर्थ विल कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, अर्थ हम जानते हैं कि कंप्लीट करता है एक रोटेशन 24 घंटा में या 24 आवर में, 10 मूव एट द रेट ऑफ 50 डिग्री पर आवर, 15 डिग्री पर घंटा मूव करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट सोलर डे अकर होता है दिसंबर 21 को, वही शॉर्टेस्ट लॉन्गर सोलर डे अकर होता है जून 21 को। द एवरेज टाइम ऑफ अर्थ टेक टू मूव अराउंड द सन इज अप्रॉक्स 365 डे, ये तो आपको पता ही है। दिस पार्ट द अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड इलेप्टिकल पार्ट, यानी कौन से पार्ट पर सन रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, इलेप्टिकल पार्ट, वो बताया गया है। और कितना डे लगता है, 365 डे लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पर है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मार्च 21 में सन होता है इक्वेटर पर, फिर दिसंबर में सन ओवर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होता है, ये सन है देखिए। ये यहाँ पर सितंबर 23 पर सन होता है इक्वेटर पर, फिर तो जून 21 पर सन फिर कहाँ पर होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ जैसे कि इपिनॉक्सी एंड सॉलिस्टिक्स क्या होता है, तो इपिनॉक्सिस क्या होता है, इपिनॉक्सी हैपन व्हेन द इलेप्टिकल एंड सेलेस्टिकल इक्वेटर इंटरसेक्ट, जब इलेप्टिकल एंड सेलेस्टिकल इक्वेटर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर इपिनॉक्सी आता है। सन मूविंग डाउन फ्रॉम द एबव द सेलेस्टिकल इक्वेटर, सन मूविंग करता है डाउन फ्रॉम द सेलेस्टिकल इक्वेटर क्रॉस इट देन मूव बिलो इट, उसको क्रॉस करता है फिर मूव करता है बिलो इट, उसके नीचे। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन इज व्हेन द ऑटोमेटेड एपिटैक्सियल अकर,
फिर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बिटवीन दो प्लेन का, उसी का नाम होता है ऑटोमेटिक इक्विनॉक्सी अकर। तो वहीं पर ऑटोमेटिक इक्विनॉक्सी होता है जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। कौन? इलिप्टिकल एंड सेलेस्टियल इक्वेटर इंटरसेक्ट करते हैं। सन मूव बिलो द सेलेस्टिकल इक्वेटर टू अबव इट। सन जो होता है वो मूव करता है बिलो द सेलेस्टियल इक्वेटर टू अबव इट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द सन एंड सेलेस्टिकल इक्वेटर इज इक्विनॉक्सी अकर। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सन और सेलेस्टिकल इक्वेटर हो, वो the celestial equator to above it, the point of intersection between sun and the celestial equator is when spring equinox occur। उसमें ये होता है। यहाँ पर देखिए यही सब बताया गया है। ठीक, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जून सेलेस्टिक क्या होता है, इक्विनॉक्सी क्या होता है और दिसंबर सेलेस्टिक क्या होता है। ठीक, अब सन अपरेंट मूवमेंट क्या होता है। तो सन अपरेंट मूवमेंट मतलब कि एक हेलास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जगह अगर हम बात करें तो फ्रॉम हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू द अर्थ रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन द काउंटर क्लॉकवाइज। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है एक मन हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि जो अर्थ रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है अराउंड द सन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हेन वी लुक एट द सन ऑन द अर्थ इट अपीयर टू बी मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी जब हम सन को देखते हैं अर्थ से तो वो मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। इसी का नाम होता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। इसी का नाम होता है अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ठीक है, अब देखिए सोलर इरेडिएशन क्या होता है। टू कॉमन मेथड विच करेक्टराइज सोलर इरेडिएशन आर सोलर रेडिएशन एंड सोलर आइसोलेशन। दो कॉमन मेथड हैं जो कि करेक्टराइज करते हैं सोलर रेडिएशन को, उनका नाम है सोलर रेडिएशन और सोलर आइसोलेशन। सोलर रेडिएशन इज द इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी। एक प्रकार का सोलर रेडिएशन जो होता है वो इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी होता है। इसका यूनिट होता है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द डे, अगर डे की बात करें तो सोलर रेडिएशन की वैल्यू 0 किलोमीटर पर वाट पर मीटर स्क्वायर होता है और नाइट में मैक्सिमम होता है 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर आइसोलेशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर आइसोलेशन क्या है, एक प्रकार की टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है जो कि रिसीव करती है कि पर्टिकुलर लोकेशन पर ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और ऑफन इट्स इन यूनिट ऑफ, और इसका यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं बेसिक सोलर कंपोनेंट। व्हाट आर द बेसिक सोलर कंपोनेंट। एक होता है एयर मास। एयर मास क्या है, एयर मास इज द रेशियो ऑफ एटमॉस्फेयर मास थ्रू विच द रेडिएशन पास फ्रॉम द सन। एयर मास एक प्रकार का रेशियो है एटमॉस्फेयर मास का जो कि ये बताता है थ्रू विच द रेडिएशन, जो कि ये बताता है कि एयर मास इज द रेशियो ऑफ एटमॉस्फेयर मास थ्रू विच द रेडिएशन पास फ्रॉम सन। एयर मास एक रेशियो है एटमॉस्फेयर मास का जो कि ये बताता है कि रेडिएशन पास करता है सन से फ्रॉम द सन करंट पोजिशन इन द स्काई, सन करंट पोजिशन ऑन द स्काई। द मास दैट इज वुड पास थ्रू द सन वेयर एट द जीनिथ। मतलब एयर मास आपको यह बताता है कि एयर मास क्या है, एक प्रकार का रेशियो है एटमॉस्फेरिक मास थ्रू विद द रेडिएशन पास फ्रॉम द सन करंट पोजीशन इन द स्काई, वही है एयर मास। ठीक, टू द मास दैट वुड पास, यानी एयर मास क्या है, एयर मास is the ratio of atmosphere mass through with the radiation pass from the sun current position in the sky to the mass that is would pass through its sun where at the zenith। यानी एयर मास को कैलकुलेट करते हैं हम if the zenith angle, the angle from the overhead to the sun is donated by qz, the air mass is close approximately m is equal to 1 upon cos qz। इस तरह से आप एयर मास को m की वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन कॉस qz से आप एयर मास की वैल्यू को निकालते हैं। अब हम सोलर कांस्टेंट की बात करते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, द पावर ऑफ द सन एट द अर्थ पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। पावर ऑफ सन एट द अर्थ पर स्क्वायर मीटर को हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1367 वाट पर स्क्वायर मीटर होती है। मेजर सोलर इरेडिएशन एंगल, कैसे हम मेजर करते हैं सोलर इरेडिएशन एंगल को। ठीक, तो
मेजरमेंट सोलर इरेडिएशन एंगल, डिटर्मिनेशन ऑफ सोलर इरेडिएशन और टिल्टेड सरफेस टिपिकली स्टार्ट फ्रॉम द मेजरिंग द हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन से इसकी मेजर करते हैं, ठीक, किसको, सोलर इरेडिएशन एंगल को। अब देखिए सोलर रेडिएशन मतलब कि सोलर रेडिएशन को तो किस में मेजर करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सोलर इरेडिएशन और टिल्टेड सरफेस टिपिकली स्टार्ट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन से इसको मेजर करते हैं, किसको, सोलर इरेडिएशन एंगल को। अब देखिए कौन कौन से डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए। एक होता है प्राइहिलस्टिक मीटर, एक होता है पायरोनोमीटर, एक होता है पायरनी हिलियोमीटर, एक होता है पायरोनोमीटर। पायरनी हिलियोमीटर क्या होता है, पायरनी हिलियोमीटर जो होता है वो मेजर करता है सोलर रेडिएशन को जो कि कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम, पायरनी हिलियोमीटर मेजर करता है सोलर रेडिएशन को जो कि डायरेक्टली पाए जाते हैं सन से। सन एट नॉर्मल इंसिडेंट, जिसमें सन क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंट होता है। एंड सन लाइट टिपिकली इंटर थ्रू द विंडो टू ए थर्मोपाइल, यानी पायरोहिलियोमीटर जो होता है वो मेजर करता है सोलर रेडिएशन को जो कि कम होता है डायरेक्टली फ्रॉम द सन, जिसमें सन क्या होता है, एट ए नॉर्मल इंसिडेंट होता है, और सनलाइट जो होता है वो टिपिकली इंटर किया जाता है थ्रू द विंडो टू द थर्मोपाइल से। अब हम बात करते हैं पायरोनोमीटर की बात करें तो पायरोनोमीटर जो होता है वो मेजर करता है टोटल हेमिस्फीयर सोलर रेडिएशन को, ठीक, यानी दो प्रकार के डिवाइस होते हैं जो कि सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं, एक होता है पायरोहिलियोमीटर, एक होता है पायरोनोमीटर। तो पायरोनोमीटर क्या करता है, मेजर करता है हेमिस्फीयर सोलर रेडिएशन को, रेडिएशन फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन, जो कि सभी डायरेक्शन में रेडिएट होता है। वहीं पैलियोमीटर क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है सोलर रेडिएशन जो कि डायरेक्टली सन से आता है उसको मेजर करता है, जिसमें सन क्या होता है, एट ए नॉर्मल इंसिडेंट, और सनलाइट जो होता है सन किस में होता है, नॉर्मल इंसिडेंट पे, और सनलाइट टिपिकली इंटर होती है विंडो ऑफ थर्मोपाइल। लेकिन जो पायरोनोमीटर है वो मेजर करता है टोटल हेमिस्फीयर सोलर रेडिएशन को, या रेडिएशन फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन को मेजर करता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। ए और बी जो है, एक होता है पायरोमीटर, एक होता है पायरोनोमीटर, दो डायग्राम है। अब हम बात करते हैं सोलर एंगल की। तो सोलर एंगल क्या है, इन ऑर्डर टू मेक कन्वेंशनल बिटवीन द हॉरिजेंटल टिल्टेड प्लेन एंड द मेजरिंग, देखिए अगर हमको क्या करना है, इन ऑर्डर टू मेक कन्वेंशनल बिटवीन द हॉरिजेंटल and tilted plane it is a necessary to know the geometrical relationship between geometrical relation between the plane and between the plane and the sun along the at any instant of time। अगर हमको सोलर एंगल मेजर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मेक कन्वेंशनल बिटवीन हॉरिजेंटल, हमको कन्वेंशनल बनाना पड़ेगा हॉरिजेंटल और टिल्टेड प्लेन। इट इज ए नेसेसरी टू नो द ज्योमेट्रिकल, हमको क्या पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप पता होना चाहिए बिटवीन द प्लेन्स एंड बिटवीन द प्लेन्स एंड द सन एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, जहाँ पर बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, टिल्ट एट द प्लेन विद द रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, जिसकी वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में आती है। वहीं वाई जो है वो अजूमुथल एंगल को रिप्रेजेंट करता है, अजूमुथल एंगल ऑफ द टिल्टेड प्लेन जो कि 0 होता है ड्यू टू साउथ और वेस्ट पॉजिटिव, अजूमुथल एंगल -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक। वहीं लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन, नॉर्थ पोजीशन जो होता है इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है। सेकेंड वी हैव द टाइम वेरिंग एंगल दैट डिफाइन द पोजीशन ऑफ द सन रिलेटिव टू द सेलेस्टिक स्फीयर एंड द अर्थ। सेकंड क्या होता है, टू टाइम वेरिंग एंगल जो कि डिफाइन करते हैं पॉजिटिव ऑफ सन रिलेटिव को टू द सेलेस्टिक स्फीयर और अर्थ से। डेविएशन ऑफ द सन, द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द सन ऑन द सेलेस्टिक स्फीयर, डेविएशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -23.45 डिग्री से 23.45 डिग्री होती है, जहाँ पर W क्या है, W हावर एंगल है जिसकी वैल्यू -180 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है सन का। अब हम बात करते हैं सोलर कलेक्टर की, ठीक है।
अब देखिए सोलर कलेक्टर क्या होता है। सोलर कलेक्टर मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जो कलेक्ट करे या कंसंट्रेट करे सोलर रेडिएशन को सन से। इसका यूज फ्रॉम द एक्टिव सोलर हीटिंग एंड अलाउ द हीटिंग ऑफ वाटर एंड पर्सनल यूज, जिसमें हम यूज करते हैं एक्टिव सोलर हीटिंग का, जो कि अलाउ करता है हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम पर्सनल यूज। दिस कलेक्टर आर जनरली माउंटेड ऑन द रूफ, इस कलेक्टर का जनरली इस्तेमाल किया जाता है माउंटेड ऑफ रूफ एंड मस्ट वेरी क्लाउडी एज दे एक्सपोज टू वेरियस डिफरेंट वेदर कंडीशन। ठीक, अब सोलर कलेक्टर भी दो प्रकार का होता है, कंसंट्रेटेड, एक होता है नॉन कंसंट्रेटेड कलेक्टर। नॉन कंसंट्रेटेड कलेक्टर की बात करें तो दो प्रकार का होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। ठीक, अब इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर भी ईटीसी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट फ्लो ईटीसी, एक होता है हीट पाइन ईटीसी। वहीं कंसंट्रेटेड कलेक्टर की बात करें तो सीटीसी आता है, पैराबोलिक डिश आता है, पैराबोलिक थ्रो आता है, सोलर टावर आता है। ठीक, पैराबोलिक थ्रो आता है, इसके बाद सोलर टावर आएगा, और फिर पैराबोलिक थ्रो भी SAF माउंटेड साल्ट और PSG में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो एक प्रकार का ये क्या है, एक प्रकार का ये सोलर कलेक्टर को क्या किया गया यहाँ पर डिफाइन किया गया कंसंट्रेटेड एंड नॉन कंसंट्रेटेड में। तो हमको नॉन कंसंट्रेटेड कलेक्टर ही पढ़ना है मेनली। उसी तरह सोलर कलेक्टर को आप इस तरह से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टेशनरी ऑन ट्रैकिंग के बेस पर। तो स्टेशनरी में आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवोल्यूटेड ट्यूब, कंपोनेंट, पैराबोलिक, कंसंट्रेटेड, इसमें आता है स्टेशनरी में। तो फ्लैट प्लेट में आता है ग्रेस्ड और अनग्रेस्ड। वहीं ट्रैकिंग में आता है पैराबोलिक थ्रो कलेक्टर, लीनियर फ्लैश रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक डिश या सेंट्रल रिसीवर आता है। ठीक, इसमें ट्रैकिंग में इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है हीटिंग एंड कूलिंग, रेसिडेंट बिल्डिंग, सोलर वेस्ट हीटिंग, सोलर कुकर, सोलर इंजन फॉर द वाटर पंपिंग, सोलर रेफ्रिजरेटर, सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। फ्लैट प्लेट कलेक्टर की बात करते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर आर जनरली डिजाइन टू एप्लीकेशन विद द टिपिकल वर्किंग टेम्परेचर, यानी फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, विच आर मेनली द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम, जो कि मेनली क्या हो, जिसका इस्तेमाल हम मेनली इस्तेमाल करते हैं केस ऑफ डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम में। लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर सोलर हीट एट द मीडियम टेम्परेचर लेवल। जो लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सोलर एग्जिस्ट होता है, उसका सोलर हीट होता है, उसका टेम्परेचर 80 से 160 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर जनरली डिजाइन फॉर द एप्लीकेशन विद द टिपिकल वर्किंग टेम्परेचर, जिसका टिपिकल वर्किंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री होता है, विच आर मेनली द केस ऑफ डोमेस्टिक हॉट वायर सिस्टम, जिसका हम मेनली इस्तेमाल डोमेस्टिक वायर सिस्टम में करते हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर सोलर हीट एट मीडियम टेम्परेचर लेवल। जो लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पोटेंशियल एग्जिस्ट होता है फॉर सोलर हीट का, उसका मीडियम टेम्परेचर लेवल होता है, उसका टेम्परेचर लेवल 80 से 160 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, तो सोलर ड्यूरिंग द वुड क्रॉप्स, सोलर ड्राइंग ऑफ वुड क्रॉप्स, फ्रूट्स, सेटलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग etc, डिस्टिलेशन एंड द डिसॉल्नेशन एंड द अदर एप्लीकेशन पोटेंशियल फॉर मीडियम टेम्परेचर में इसका इस्तेमाल करते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर कंसिस्ट ऑफ होता है रेडिएशन एंड एब्जॉर्बिंग फ्लैट प्लेट। अगर हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर जो होता है वो कंसिस्ट होता है रेडिएशन एब्जॉर्बिंग फ्लैट प्लेट का, जो कि बीनीथ वन और मोर ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ट्यूब अटैच टू प्लेट टू द ट्रांसपोर्ट द सर्कुलेटेड फ्लूइड एट बैक द एज इंसुलेटेड टू रिड्यूस हीट लॉस। यानी फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो एक प्रकार का सोलर कलेक्टर होता है, जो कि कंसिस्ट होता है रेडिएशन एब्जॉर्बिंग फ्लैट प्लेट बीनीथ वन और मोर ट्रांसपोरेंट कवर ट्यूब, ठीक, अटैच टू द प्लेट टू द ट्रांसपोर्ट द सर्कुलेटर फ्लूइड एंड बैक एंड एज इंसुलेटेड टू रिड्यूस हीट लॉस, जो कि रिड्यूस करता है हीट के लॉस को। वाटर और द एंटी फ्रीज सर्कुलेटेड थ्रू द कलेक्टर बाई पंप और बाई नेचुरल कन्वेंशनल टू रिमूव द एब्जॉर्बर हीट। वाटर और एंटी फ्रीज सर्कुलेट्स, जो वाटर और एंटी फ्रीज सर्कुलेट होता है थ्रू कलेक्टर बाई पंप और बाई नेचुरल कन्वेंशनल टू रिमूव द एब्जॉर्बर हीट। तो इस प्रकार से देखिए दो डायग्राम है। एक डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम मत पढ़िए, ये वाला पढ़िए।
ठीक। तो इस डायग्राम में आपको थर्मल इंसुलेटर दिख रहा है। ठीक, थर्मल इंसुलेटर के ऊपर ये देख सकते हैं फ्लूइड ट्यूब है। इसके ऊपर आपका क्या लगा है, इसके ऊपर हमारा ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगा है। ये सब ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है और यहाँ पर ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट लगा है और यहाँ पर सोलर रेडिएशन आ रहा है। तो ये डायग्राम है किसका, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर का। यानी ये फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर की अगर वर्किंग आती है तो आप ये बताएंगे कि ये सोलर कलेक्टर कंसिस्ट होता है रेडिएशन एब्जॉर्बिंग फ्लैट प्लेट का, जो कि हीट लॉस को कम करता है। इस डायग्राम को बनाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से मटेरियल का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ग्रेजिंग मटेरियल इज टू ट्रांसमिट द शॉर्टेस्ट, ग्रेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रांसमिट करती है शॉर्टर वेवलेंथ को ऑफ सोलर रेडिएशन और लॉन्गर वेवलेंथ को ब्लॉक करती है। कौन, यानी अगर मटेरियल की बात करें तो इसमें ग्रेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेजिंग मटेरियल क्या करता है, शॉर्टर वेवलेंथ को ट्रांसमिट करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ को ब्लॉक कर देगा। वहीं इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में सोलर कलेक्टर जो है, सोलर कलेक्टर आर इंसुलेटर विथ सेलेक्टिव ग्रेड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री पॉलीथीन फॉर्म या PVF। यानी इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। सोलर कलेक्टर आर इंसुलेटेड विद द सिलेक्टेड गाइड, यानी सोलर कलेक्टर को हम इंसुलेट करते हैं सिलेक्टेड गाइड से, जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री पॉलीथीन फॉर्म, जिसको PVS बोलते हैं या इंसुलेटेड मटेरियल बोलते हैं। इसका काम क्या है, विच परफॉर्म विथ मिनिमम हीट लॉस, जो कि मिनिमम हीट लॉस को परफॉर्म करता है इंसुलेटर। ऐसा इंसुलेटर लगाएंगे जो कि मिनिमम हीट लॉस को परफॉर्म करे। इनक्लोजर का काम क्या है, इनक्लोजर मतलब यूज टू कंटेंट इंसुलेटर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द एब्जॉर्बर। इनक्लोजर का काम होता है कि कॉन्टैक्ट बनाना इंसुलेटर से और प्रोवाइड करना सपोर्ट फॉर एब्जॉर्बर एंड ग्रेजिंग में। अब हम बात करते हैं फेज चेंज मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फेज चेंज मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं लेटेंट थर्मल स्टोरेज मटेरियल। फेज चेंज मटेरियल बोलें या लेटेस्ट थर्मल स्टोरेज मटेरियल बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। दे आर द केमिकली बॉन्ड टू स्टोर एंड रिलीज इट, ये केमिकली बॉन्ड होते हैं टू स्टोर एंड रिलीज हीट करने के लिए, फेज चेंज मटेरियल। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्बल प्लेट की। दे आर कॉमनली पेंटेड विद द सेलेक्टिव, एब्जॉर्बर प्लेट की बात करें तो ये कॉमनली पेंट किए जाते हैं सेलेक्टिव कोटिंग, विच आर एब्जॉर्ब एंड रिटर्न हीट बेटर देन ऑर्डिनरी ब्लैक पेंट, जो कि एब्जॉर्ब और रिटेन करते हैं हीट को बेटर देन ऑर्डिनरी ब्लैक पेंट। एब्जॉर्बल पेंट जो होता है यूजली मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। अब देखिए जो एब्जॉर्बर प्लेट है उसको हम जनरली कॉपर और एल्युमिनियम से बनाते हैं। क्यों, बिकॉज द मेटल इज गुड हीट एंड कंडक्टर, क्योंकि ये गुड हीट एंड कंडक्टर होते हैं इसलिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो देखिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डोमेस्टिक हाउस होल्ड हॉट वाटर हीटिंग में किया जाता है। द इमिजन ऑफ सेलेक्टिव coated plate is usually around 0.1 and the glass cover lie between 0.85 से 0.8। ठीक, तो ये था आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर क्या। तो देखिए इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर एब्जॉर्बर प्लेट है, यहाँ पर सोलर रेडिएशन आ रहा है। ठीक, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यहाँ पर हम हीट पाइन या एब्जॉर्बर प्लेट लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये सब क्या है, एब्जॉर्बर प्लेट है। यहाँ पर इंडिविजुअल इवैल्यूएटेड टूल है ये सब। यहाँ पर कोल्ड वाटर है डाला गया, यहाँ पर हमको हॉट वाटर मिला, यहाँ पर कॉपर का मेनू फोल्ड किया गया जो कि हीट एक्सचेंजर की तरह बिहेव करता है। तो ये है डायग्राम ऑफ इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर का। तो देखिए इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर क्या काम करता है। द इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर कंसिस्ट ऑफ सेवरल रो ऑफ पैरेलल ट्रांसपोर्ट ग्लास ट्यूब कनेक्टेड टू द हीटर पाइप एंड which are used in the place of back end heat absorber plate in flat plate collector। इवैल्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर में हम क्या करते हैं, जो कि कंसिस्ट होता है सेवरल रो ऑफ पैरेलल ट्रांसपोर्ट ग्लास ट्यूब कनेक्ट, जिसमें क्या होते हैं सेवरल रो ऑफ ट्रांसपोर्ट ग्लास
ट्यूब जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हीट पाइप से, और जिसका काम होता है विच आर यूज इन द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसकी प्लेस पर, बैक एंड हीट एब्जॉर्बर प्लेट पर। इन फ्लैट प्लेट कलेक्टर, मतलब फ्लैट प्लेट कलेक्टर में जो हम बैक एंड हीट एब्जॉर्बर इस्तेमाल करते थे बैक एंड, ठीक, वहाँ पर इसमें क्या उसका काम क्या होगा, वो कंसिस्ट होगा सेवरल रो को, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होगा जिसमें कनेक्टेड होगा। देखिए इवोल्यूटेड ट्यूब कलेक्टर जो होता है वो कंसिस्ट होता है सेवरल रो पैरेलल ट्रांसपोर्ट ग्लास ट्यूब का, जो कि कनेक्टेड किया जाता है हीट पाइप से, और विच आर यूज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसके प्लेस पर, बैक एंड हीट एब्जॉर्बर प्लेट इन फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर। दीज ग्लास ट्यूब आर सिलेंड्रिकली, ये ग्लास ट्यूब जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। देयर फोर द एंगल ऑफ द सनलाइट इज ऑलवेज, इसीलिए इसमें एंगल ऑफ सनलाइट हमेशा परपेंडिकुलर गिरती है टू द हीट एब्जॉर्बिंग ट्यूब विच एनेबल दिस कलेक्टर टू परफॉर्म वेल, जो कि ये इस कलेक्टर ट्यूब को परफॉर्म, मतलब इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है जब सनलाइट लो होती है, व्हेन द अर्थ इज मॉर्निंग, जब when sunlight is low such as when the earth in the morning or late in the afternoon when shaded by cloud, ठीक, यानी कब मैक्सिमम होगा, जब एंगल ऑफ सनलाइट जो हो वो हमेशा परपेंडिकुलर हो हीट एब्जॉर्बल ट्यूब को, तब वहाँ पर कलेक्टर जो होगा उसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होगा, परफॉर्म सबसे बढ़िया करेगा, ठीक। और कम कब होगा, व्हेन सनलाइट इज लो, जब सनलाइट कम होगी। और देखते होंगे सुबह और शाम को सनलाइट की वैल्यू कम होने लगती है, और क्लाउडी में भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इवोल्यूटेड ट्यूब कलेक्टर है आर पर्टिकुलरली यूज इन एरिया विथ कोल्ड क्लाउडी या विंटर वेदर। इवोल्यूटेड ट्यूब कलेक्टर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इवोल्यूटेड ट्यूब कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे एरिया में जो कि क्लाउडी, कोल्ड या क्लाउडी विंटर वेदर हो। मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, अब मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की वर्किंग की बात करें तो देखिए इवोल्यूटेड ट्यूब कलेक्टर जो होता है वो मेड किया जाता है सिंगल और मल्टीपल रो जो कि पैरेलल में होते हैं, और इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होता है जो कि सपोर्ट करता है फ्रेम को। जो प्रत्येक ट्यूब जो होता है वो कंसिस्ट होता है थिक ग्लास आउटर ट्यूब को और थिनर ग्लास इनर ट्यूब को, जिसका नाम होता है थिन ग्लास ट्यूब और थर्मल फ्लास्क ट्यूब, विच इज कवर विद द स्पेशल कोटिंग, जो कि स्पेशल कोटिंग से कवर किया जाता है, दैट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी बट इनहेबिट हीट लॉस, और जो कि एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को और इनहेबिट करता है हीट लॉस को। एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इवोल्यूटेड ट्यूब कलेक्टर जो होता है वो वेरी इफिशियंट होता है, वेरी इफिशियंट वे ऑफ हीटिंग होती है जस्ट यूजिंग द पावर ऑफ सन, ठीक। इसके एप्लीकेशन की बात करें, दे आर अचीव वेरी टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसमें होता है, इससे हाई वेरी टेम्परेचर हम प्रोड्यूस करते हैं, बट आर मोर फ्रेगाइल देन अदर टाइप्स ऑफ सोलर, लेकिन मोर फ्रेगाइल होता है अदर टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर। ये मोर एक्सपेंसिव होता है, वेल सूटेड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हॉट वाटर हीटिंग एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका फ्लैट प्लेट एंड इवोल्यूटेड ट्यूब कलेक्टर भी हो गया। अब एक ही चीज़ पता है सोलर सेल के बारे में। तो सोलर सेल क्या है, सोलर सेल एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो किसी भी वायर्स पे वर्क नहीं करती है, ठीक। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी टाइप, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी टाइप में हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी टाइप में हम गैलियम आर्सेनाइड, और तीसरे टाइप की बात करें अगर हम सोलर सेल की तो उसमें हम डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं। तो सोलर सेल की भी वीडियो मैं जल्दी ही इसमें अपलोड कर दूंगा। सोलर सेल होता क्या है, तो सोलर सेल एक प्रकार की डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है लाइट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। यानी सोलर सेल एक प्रकार की डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है लाइट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें फोटोवोल्टाइक इफेक्ट होता है। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट मतलब कि लाइट की हेल्प से, यानी सनलाइट की हेल्प से, जब सनलाइट जो है वो सोलर सेल पर गिरता है तो वहाँ पर अल्टीमेटली चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। यानी सोलर सेल जो है वो एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है लाइट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें फोटोवोल्टाइक इफेक्ट होता है।
फोटोवोल्टेइक इफेक्ट इज अ प्रोसेस अकर इन द सम सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज, यानी फोटोवोल्टेइक इफेक्ट अकर होता है ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल में जैसे कि सिलिकॉन हो गया। जैसे क्या होता है कि जैसे कि देखिए आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड होता है, तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आया, कैसे आया, यहाँ पर हमने सनलाइट पास कराया तो बैलेंस बैंड में आकर आया। अब ये आया तो क्या करेगा, एक प्रकार की लाइट है, तो लाइट क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज देगी, यानी यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गया, यानी एक्साइटेशन में चला गया, एक्साइटेशन स्टेट में चला गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर फिर अल्टीमेटली क्या हुए, यहाँ पर चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए, यानी लाइट की हेल्प से चार्ज कैरियर बढ़ गए। यही होता है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। इसके 3 डायग्राम है, इस डायग्राम से आप उसको बता सकते हैं। अब IV करेक्टरिस्टिक की बात करें सोलर सेल की, तो वो 4 कोऑर्डिनेट में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये IV करेक्टरिस्टिक है, VI करेक्टरिस्टिक या IV करेक्टरिस्टिक 4 कोऑर्डिनेट में होता है। आगे बढ़ते हैं कि देखिए कैसे हुआ यहाँ पर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, सोलर सेल क्या होता है, देखिए सोलर सेल एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी वायस पर, इसमें कोई भी वायसिंग नहीं होती है, यानी लाइट को प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में विदाउट एनी वायस, किसी वायस पे वर्क नहीं करता है, ठीक। कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर एन टाइप मटेरियल, डिप्लीशन लेयर, पी टाइप मटेरियल और ब्लैक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देखिए एन टाइप मटेरियल को ही ऊपर क्यों बनाते हैं, तो इसका रीजन है क्योंकि एन टाइप जो होता है इसकी मोबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू पी। एन टाइप की मोबिलिटी जो होती है वो बढ़िया होती है, जिस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चिपक जाते हैं, जिस कारण से चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाता है। चार्ज कैरियर के इंक्रीज होने से अल्टीमेटली करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो यही है सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन या वर्किंग में, यही आप लिखेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ सोलर सेल की बात करें तो टाइप्स ऑफ सोलर सेल में फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो बेस्ड होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पर। फर्स्ट जनरेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ सोलर सेल जो है 3 जनरेशन के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो बेस्ड होता है सिलिकॉन, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, यानी जिसमें हम मेनली सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में बात करें तो जो कि थिन फिल्म डिवाइस, जिसमें हम थिन फिल्म डिवाइस या विच इंक्लूड दैट द क्रिएटिंग इफेक्टिव डिवाइस, ऐसा डिवाइस से बनाते हैं जो कि क्रिएट करे इफिशियंट, जो कि इफिशियंट डिवाइस हो, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम थैलाइड हो गया। इस सब डिवाइस से हम सेकंड जनरेशन ऑफ सोलर सेल को बनाते हैं। थर्ड जनरेशन सोलर सेल का क्या होता है, थर्ड जनरेशन ऑफ इमर्जिंग फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी। जो थर्ड जनरेशन है वो इमर्जिंग मतलब बनाया अभी आया हुआ फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी है, जो कि स्टिल अंडरगो रिसर्च टू रीच कमर्शियलाइजेशन, अभी वो रिसर्च में है, ठीक है। इसमें कुछ जैसे कि कुछ मेथड है, जैसे कि ड्राई सिंथेसाइज ऑर्गेनिक एंड प्रोकैरियोटिक सोलर सेल एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन ऑफ सोलर सेल। तो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है तो मार्क्स में सोलर एरे बताइए। सोलर एरे क्या है, सोलर एरे जो है वो कंप्राइजेज होता है कलेक्शन ऑफ लिंक्ड सोलर मॉड्यूल, यानी जब बहुत सारे सोलर मॉड्यूल को हम कलेक्शन को लिंक्ड करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल सोलर पैनल बन जाता है, उसी से सोलर एरे बनता है। यानी सोलर एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ लिंक्ड सोलर मॉड्यूल है, मतलब बहुत सारे सोलर मॉड्यूल को मिलाकर हम मल्टीपल सोलर पैनल बनाते हैं और उसी से आपका सोलर एरे बनता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सोलर सेल से हमने सोलर मॉड्यूल बनाया और सोलर मॉड्यूल से हम सोलर एरे बनाते हैं, ठीक। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है सोलर एरे को बनाना, मतलब मिक्सचर ऑफ सेवरल मॉड्यूल और योर मल्टीपल सोलर पैनल इज नोन एज सोलर एरे। अब सोलर सेल देखिए, सोलर सेल जो है वो बेसिक ब्लॉक होता है सोलर मॉड्यूल का, यानी सोलर सेल से आप ही सोलर मॉड्यूल बना सकते हैं। अब सोलर पैनल क्या होता है, तो सोलर पैनल जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ सोलर सेल होता है, मतलब बहुत सारे सोलर सेल को कंसिस्ट करता है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होते हैं सीरीज में और इन पैरेलल टू प्रोड्यूस ए डिजायर वोल्टेज एंड करंट। यानी सोलर पैनल जो होता है वो कंसिस्ट होता है सोलर सेल का, जो कि कनेक्टेड किया जाता है सीरीज में या पैरेलल में, जो कि प्रोड्यूस करे डिजायर वोल्टेज या करंट को। अब देखिए सोलर पावर प्लांट क्या होता है। अब सोलर पावर प्लांट कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सोलर पावर प्लांट क्या होता है। तो सोलर पावर प्लांट में बेसिकली हम 3 चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखिए मेन कंपोनेंट बैटरी, इन्वर्टर, सोलर पैनल, टीवी हो गया और एक बल्ब हो गया। सबसे पहले क्या है, सन आया, सन जो आया वो सोलर सेल पर गिरा। तो जब सन सोलर सेल पर गिरेगा तो हम जानते हैं कि वो
डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस कर देगा। कैसे प्रोड्यूस कर देगा? जब सनलाइट फॉल होगी तो अल्टीमेटली चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे। चार्ज कैरियर के इंक्रीज होने से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। और कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट फ्लो होगा। तो यही इसकी वर्किंग है। सोलर सेल पर सन की लाइट आई तो सनलाइट जब एक्साइटेड किया तो सोलर पैनल में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए जो कि डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों प्रोड्यूस होते हैं, और ये जब दोनों प्रोड्यूस होते हैं तो अल्टीमेटली चार्ज कैरियर के इंक्रीज होने से करंट जनरेट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर से ही करंट जनरेट होता है, आपको पता ही होगा। यही इसकी वर्किंग है। बैटरी, इन्वर्टर, टीवी, बल्ब लगा दिया है पर सोलर सेल, ये सोलर पैनल है, ये सन है। इस तरह से सोलर सेल पावर प्लांट बताएंगे आप। अब इसमें कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि सोलर पैनल क्या होता है। सोलर पैनल, अगर सोलर पावर प्लांट में सोलर पैनल आता है तो क्या बताएंगे कि आप बताएंगे ये हर्ट होता है सोलर पावर प्लांट का। ठीक, सोलर पैनल कंसिस्ट ऑफ नंबर, ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ सोलर सेल की। वहीं सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो कि पीएन जंक्शन डायोड से बनी होती है और ये फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे वर्क करती है। इट इज़ द एनर्जी जनरेटिंग यूनिट मेड अप ऑफ PN टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बैटरी क्या है? बैटरी का इस्तेमाल इसलिए किया गया है सोलर पावर प्लांट में टू प्रोड्यूस द पावर बैंक के लिए। DC टू AC कन्वर्टर क्या है? DC टू AC कन्वर्टर मतलब इन्वर्टर जो इस्तेमाल किया गया था। यानी सोलर पैनल का इस्तेमाल हम करते हैं डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, विच आर रिक्वायर फॉर कन्वर्ट इन, यानी सोलर पैनल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट को हमको अगर अल्टरनेटिंग करंट में प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करें। यानी सोलर पैनल जो है वो प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट को, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्टरनेटिंग करंट में टू द सप्लाई टू होम एंड, जो कि हमारे होम और पावर ग्रिड में होता है। यानी वर्किंग क्या था कि सनलाइट फॉल की ओवर द सोलर सेल, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हो गए। फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम P टू N साइड। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गए P टू N टाइप, तो अब क्या करेंगे? अल्टीमेटली चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। अब इस करंट को हम क्या करेंगे? सोलर सेल से कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब फिर वहाँ पर हम इन्वर्टर लगाएंगे, और फिर जैसे कि AC टू DC कन्वर्टर लगाएंगे। वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट करंट को, सोलर पैनल जो प्रोड्यूस करेगा डायरेक्ट करंट को, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक, यही इसकी वर्किंग है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें लॉट ऑफ लैंड की रिक्वायरमेंट, मतलब ज़मीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल, मतलब इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा पैसा लेता है, पैसा रिक्वायरमेंट होती है। पावर प्रोडक्शन इज क्वाइट लो, पावर प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। दियर प्रोडक्शन काज, इसका प्रोडक्शन पोल्यूशन भी काज करता है। और ये वेदर डिपेंडेंट होती है। आप देखेंगे कि सोलर सेल वेदर डिपेंड होती है। अगर क्लाउडी सीजन है तो वहाँ पर चार्ज ही नहीं होगा। अगर सूर्य रहेगा, यानी अगर सनलाइट रहेगा तभी ये वर्क करेगा। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में आप यह बता सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट इज पावर सिटी इज ऑलमोस्ट इफिशियंट मैनर। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पावरिंग सिटी में, जहाँ पर इफिशियंट मैनर में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ पर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पूरा कवर हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।